हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया है और वो चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशंस। आप लोग भी तैयार हो जाइए, निकालिए रजिस्टर पेन और स्टार्ट कीजिए। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है, बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, देखिए जी बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है। इस चैप्टर के मीनिंग पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पूछ लूँ? यस सर, पूछ लीजिए। ये बताइए, अगर आप COGS निकालना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे निकालते हैं? सर, जितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस हम परचेजेस करते हैं, हम माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, और माइनस क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। ऐसा करने से हमारा COGS आ जाता है। बहुत अच्छा किया आपने। चलिए एक चीज़ और पूछता हूँ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते रहे हैं ना? यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने यहाँ क्या लिखते थे शुरू में? ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे ये बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ से आती थी? देखो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो दी होती थी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी क्या होती थी? दी होती थी। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आया कहाँ से? सवाल के पास भी, क्वेश्चन के पास भी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया? अभी तक तो जो भी सवाल हम करते थे, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होती थी, उसको ट्रेडिंग में पुट करते थे, जीपी निकल जाता था। मान गए? लेकिन आप खुद से पूछो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बुक्स में आया कहाँ से? इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बिजनेस को ना इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ी होगी। एक बार बिजनेस ने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया होगा, उसके बाद जो फिगर है उसका आप इस्तेमाल करते होंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशंस। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक ही नहीं आते, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस भी आते हैं, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी आते हैं। लेकिन अभी आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। आगे जाएंगे आप, फिर फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में इन्वेंट्री का मतलब इस चैप्टर में क्या है? ओनली फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी आपको वैल्यूएशन करनी है। कैसे वैल्यूएशन होगा? इसके वैल्यूएशन करने के दो तरीके होते हैं। अभी मैं मेथड्स नहीं बोल रहा हूँ, तरीका बोल रहा हूँ। एक तरीका होता है, मैं मेथड लिख दिया यहाँ पे, इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। पीरियोडिक मेथड, दूसरा क्या होता है? परपेचुअल। पीरियोडिक मेथड और दूसरा होता है परपेचुअल मेथड। क्या होता है सर पीरियोडिक मेथड, क्या होता है परपेचुअल मेथड? बात को समझिए। पहले पीरियोडिक की बात करते हैं। ये पूरा साल आपका है, एक साल मान लीजिए। यहाँ पे आप रॉ मटेरियल परचेज करते, फिनिश गुड्स परचेज करते हैं, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल की बात करने के लिए नहीं कहा इस चैप्टर में। यहाँ फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स आप परचेज करते हैं। फिर साल के बीच में सेल भी करते हैं। बताओ कितनी बार परचेज करते हो साल भर में? पता नहीं सर, कितनी बार भी परचेज कर सकते हैं। और कितनी बार सेल करते हो? कितनी बार भी सेल कर सकते हैं। तो परचेज करते जाओ, सेल करते जाओ, परचेज करते जाओ, सेल करते जाओ। साल के आखिरी में, लास्ट में, आज आप पता करना चाहते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्टॉक टेकिंग्स करना पड़ेगा। सर, स्टॉक टेकिंग्स का मतलब क्या है? स्टॉक टेकिंग्स का मतलब ये हुआ कि सारा काम बंद करो,
कोई सेल परचेज नहीं होगा। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सारे स्टाफ को किस में लगा दो, गोडाउन में घुसा दो और उसे कहो कि भाई साहब पता करो कितने स्टॉक्स बचे हुए हैं, सारे स्टॉक को काउंट करो, 1 2 3 4 5 1000 जितने बचे हैं सबको काउंट करो। और उसकी काउंटिंग करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्टॉक टेकिंग्स। जितना काम साल भर में करना था कर लिया, आज 2 दिन 3 दिन वक्त लगाएंगे और देखेंगे मेरे पास स्टॉक कितना बच गया, जिसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, माल कितना बच गया, गुड्स कितना बच गया, पता करो। मान गए जी? यस सर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग्स। लेकिन याद रखना, जब मैंने कहा कि स्टॉक टेकिंग्स करना पड़ेगा तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप कोई गुड्स का सेल नहीं कर पाए, उस बीच में जो रेवेन्यू आप कमा सकते थे वो रेवेन्यू का लॉस हो गया, आपको नहीं हुआ? यस सर हुआ। तो सर कोई ऐसा मेथड बनाओ ना जिससे कि वो 4-5 दिन का जो रेवेन्यू लॉस होता है वो भी ना करना पड़े। देखो जी, पीरियोडिक मेथड में तो ऐसा नहीं हो सकता है। पीरियोडिक में तो आपको ये लॉस झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक में, पीरियोडिक वर्ड से ही मतलब पता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक टेकिंग्स करना पड़ेगा। 1 साल का टाइम भी हो सकता है, 6 महीने का टाइम भी हो सकता है, 3 महीने का टाइम भी हो सकता है। भाई यहाँ तो 1 साल में 1 बार किया है, अगर 1 साल में 2 बार करो तो 5 दिन इधर 5 दिन उधर, 10 दिन ऐसे वेस्ट हो सकते हैं। 4 बार करो तो और भी वेस्ट हो सकते हैं। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर स्टॉक को वैल्यू करते हैं, उसको काउंटिंग करते हैं, तो सारे प्रोसेस में टाइम लगता है और उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक टेकिंग्स बोलते हैं। और ये मेथड क्या कहलाता है, ये कहलाता है पीरियोडिक मेथड। क्यों कहलाता है? क्योंकि एक पीरियड के बाद आपने स्टॉक की वैल्यूएशन करी है। मैं चुप हो जाता हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूं। समझ गए जी? पक्की बात? यस सर। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद स्टॉक की वैल्यूएशन, स्टॉक टेकिंग्स, स्टॉक की काउंटिंग्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मेथड। और इसमें क्या होता है, वेस्टेज होता है। यस। तो सर इसका मतलब हुआ कि पीरियोडिक मेथड में मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा, तो लास्ट में जाकर के हम स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, उसकी काउंटिंग करके फिर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। अब अगर सीओजीएस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही होगा। एक बात जान लो, ओपनिंग स्टॉक की कभी वैल्यूएशन नहीं होती है। वैल्यूएशन किसकी होती है? क्लोजिंग स्टॉक की। एक बार आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर दी तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा वो, ओपनिंग स्टॉक। फिर से बोलूं, एक बार इस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर दी तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा वो, ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। तो क्या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है? सर ऑफ कोर्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो ही गई तो वही नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग से क्यों करनी पड़ेगी? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग से नहीं होती। तो मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, उसमें क्या परचेज, क्या प्लस करो, परचेजेस, और क्या प्लस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया? अभी तो आपको सिखाया कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपने स्टॉक की टेकिंग्स करी है और उसकी वैल्यूएशन करी है। अगर ये स्टॉक टेकिंग्स आपने नहीं करी होती, अगर ये वैल्यूएशन नहीं करी होती, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं मिला होता, और ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा तो ये सीओजीएस भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर सीओजीएस नहीं मिलेगा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। यस सर, अब ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। मतलब ये सीक्वेंस हुआ कि साल भर के बाद, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड 1 साल मान के चलता हूँ, जरूरी नहीं है कि 1 साल हो सकता है कि बिजनेस बीच में भी प्रॉफिट लॉस निकालता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 महीने पे प्रॉफिट लॉस निकालता है, 6 महीने पे निकालता है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे पीरियड 1 साल का मान के चल रहा हूँ। तो 1 साल के बाद हम सारे स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, बचे हुए स्टॉक को, और उसका वैल्यूएशन करेंगे। और वैल्यूएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ चुकी है तो हम सीओजीएस निकाल सकते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आए तो सीओजीएस नहीं निकाल सकते, और सीओजीएस नहीं आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगा। मान गए जी बच्चों? यस सर मान गए। अब देखिए एक छोटी सी बात और,
अगर क्लोजिंग स्टॉक के निकालने में करेक्ट कुछ इनकरेक्ट हुआ, मतलब कोई मिस्टेक्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर इनकरेक्ट आ गया, सही नहीं आया, बात समझ गए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में एरर आ गया, तो ऑफकोर्स किसके वैल्यू में एरर आएगा, सीओजीएस के वैल्यू में, और ऑफकोर्स किसके वैल्यू में एरर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के वैल्यू में, तो फिर किसके में, नेट प्रॉफिट में। मतलब पूरे बिजनेस में एरर चला गया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में अगर एरर आया तो हर जगह एरर चला गया। और पीरियोडिक मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में एरर आने के पूरे चांस। क्यों चांस है? क्योंकि साल में आपने कई गुड्स कई बार परचेज किया है, देखो ना, कई बार परचेज किया और कई बार सेल किया। आपको नहीं पता है उसमें से कौन सा गुड्स की क्या प्राइस थी, कौन सा गुड्स बच गया, कौन सा गुड्स नहीं बचा, जिसको बेचा उसकी क्या कॉस्ट थी, जिसको अभी खरीदा उसकी क्या कॉस्ट थी। क्योंकि इतने सारे गुड्स आए और गए कि आपका दिमागी क्या हो गया, मैसअप हो चुका है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जो गुड्स मेरे पास बचा हुआ उसकी क्या कॉस्ट है। डिफिकल्ट टास्क। इसलिए पीरियोडिक सिस्टम में है तो आसान, है तो सिंपल, लेकिन बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी है। एक ड्रॉबैक तो मैं पहले बता चुका हूँ, क्या कि आपके 4 दिन 5 दिन के वक्त पूरे साल में क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी डिटरमिन्ड। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। मान गए जी? यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक में एरर, तो सीओजीएस में एरर, तो नेट जीपी में एरर, तो नेट प्रॉफिट में एरर। तो सर आप तो मुझे पीरियोडिक मेथड सिखा भी रहे हो और साथ साथ उसका ड्रॉबैक्स भी बता रहे हो। यस, मैं दोनों काम साथ साथ कर रहा हूं। तो सर इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं तो इसको क्यों नहीं छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि ड्रॉबैक्स तो हर जगह कुछ ना कुछ होगा। इनके ड्रॉबैक्स तो हैं, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है सर? इसमें टाइम कंजम्पशन साल में एक ही बार होता है, लेबर फोर्स साल में एक ही बार लगता है, ज़्यादा लेबर फोर्स नहीं लगता है, जो भी होता है एक ही बार होता है। तो इसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। किसके? पीरियोडिक सिस्टम के। कंप्लीट तरीके से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तब समझ में आएगा जब मैं किसका बात करूँगा, परपेचुअल का। ठीक है सर। जाते जाते एक छोटी सी बात और बताता हूँ। पीरियोडिक सिस्टम में पहले क्या होता है? स्टेप वन होता है वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। स्टेप 2 होता है वैल्यूएशन नहीं, कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पहले होती है और सीओजीएस का कैलकुलेशन बाद में होता है। याद रहेगा ये चीज आपको? यस सर, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो मेथड इसका है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सेकंड मेथड कौन सा है, लिखिए आप लोग भी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है सर? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई गुड्स आपके पास आया तो वो क्या होगा, परचेजेस कॉलम, या उसको बनाओ रिसिप्ट्स, और एक कॉलम होता है इशू, और तीसरा होता है बैलेंस। ये 3 कॉलम आपके पास होते हैं और एक डेट भी होता है। जब भी कोई सामान आया तो पहले रिसिप्ट में क्या हुआ, प्लस हुआ, और फिर बैलेंस में क्या हुआ, प्लस हुआ। और जब भी कोई सामान सेल हुआ तो इशू में क्या हुआ, माइनस, और बैलेंस में क्या हो गया, माइनस। और ये जो बैलेंस है यही तो क्लोजिंग स्टॉक है। ये जो बैलेंस है यही क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है कि हर रोज मुझे क्या पता होता है, बैलेंस पता होता है। मेरे पास, मैं एग्जांपल्स देता हूं, मेरे पास मान लीजिए 1000 यूनिट्स अभी आया तो बैलेंस कितना, 1000 है। 500 चला गया तो बैलेंस कितना, 500 है। फिर से 500 आ गया तो बैलेंस कितना, 1000 है। फिर से 500 आया तो बैलेंस कितना, 1500 है। फिर 200 चला गया तो बैलेंस कितना, 1300 है।
मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। इसमें आप साल के ख़त्म होने का इंतजार नहीं करते हैं कि जब साल ख़त्म होगा तब जाकर के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। ठीक है जी, पक्की बात। तो सर ये तो बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि लास्ट में जो 5 दिन 6 दिन आपके वेस्ट होते थे स्टॉक टेकिंग्स करने में, वो नहीं होंगे। अगर साल में 2 बार वैल्यूएशन करो तो 5-5 10 दिन वेस्ट हो गया, तो वो भी यहां नहीं होगा। और स्टॉक की वैल्यूएशन पीरियडिक में क्या होता था, आप चाह करके भी साल के बीच में इन द मिडिल ऑफ द ईयर स्टॉक की वैल्यूएशन कर नहीं सकते थे। किसी भी दिन वैल्यू पता करना चाहो पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डेट क्या सर्टेन है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में क्या बच्चों, हर रोज जब चाहे अपने स्टाफ को फोन लगाओ, बता देगा कितना वैल्यू पड़ा हुआ है। बात समझ गए? तो परपेचुअल सिस्टम की ये खास बात है। तो सर परपेचुअल सिस्टम अगर इतना अच्छा है तो हर कोई परपेचुअल सिस्टम ही क्यों नहीं अडॉप्ट करता है, पीरियडिक क्यों करता है? परपेचुअल सिस्टम खर्चीला भी है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे, एक प्रॉपर सेटअप बना के रखना पड़ेगा, टीम ऑफ स्टाफ आपको रखने पड़ेंगे जो इसी काम में हमेशा लगा रहेगा। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार है, जो आपके आसपास गली मोहल्ले में दुकान चलाते हैं या थोड़ा बड़ा बिजनेस भी करते हैं, तो वो कहाँ से ऐसा करेगा कि एक प्रॉपर सिस्टम बना लेगा कि परपेचुअल सिस्टम की देखो कब कितना सामान आता है, कब कितना जाता है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, जो बहुत सारे ऑनलाइन चेन्स बनाते चलाते हैं, स्टोर्स चलाते हैं, तो उनके यहाँ जाकर देखो, आप जाओगे वो स्कैन करेगा गुड्स को और तुरंत कंप्यूटर पर एंट्री पास होती है, कितना गुड्स आया और कितना गया, हर चीज़ को तुरंत पता चलता है। मान गए? तो परपेचुअल सिस्टम बहुत बेटर सिस्टम है, लेकिन ये खर्चीला भी है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। परपेचुअल सिस्टम की एक खास बात और, खास बात इसकी ये है कि मैंने इशू को यहाँ क्यों डाल दिया, इशू यहाँ पे आएगा। खास बात इसकी और है, आप ये पता लगा सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, ये, और ये भी पता लगा सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैंने पूरे साल भर में जो गुड्स बेचा है उसकी क्या कीमत है। ये भाई जो आपने इशू किया वही बेचा है, जो गुड्स आपने इशू किया है मार्केट में वही आपने सेल किया है। तो साल में कभी भी आप इशू कॉलम को प्लस कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, COGS। और जब आप रिसिप्ट्स कॉलम को प्लस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परचेजेस। मान गए? जैसे कि पीरियडिक सिस्टम में क्या था कि COGS निकालने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक पे डिपेंडेंट थे, COGS निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक पर डिपेंडेंट थे, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में ऐसी बात नहीं है। परपेचुअल सिस्टम में COGS क्लोजिंग स्टॉक पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको खुद भी हम निकाल सकते हैं, राइट ना। तो यहां लिख देता हूं मैं आपको, इन केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, COGS can be independently calculated by adding all the issues। सारे इश्यूज को प्लस कर दो, सारे इश्यूज को प्लस कर दो, आप निकाल सकते हो। इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं। बात समझ गए? यस सर। COGS को, ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस था आपको किसमें, COGS में, सॉरी परपेचुअल में और पीरियडिक में। आगे बढ़ते हैं इससे। यस सर। तो देखिए अब एक सवाल आपके पास जब आएगा तो देखो एक चीज़ बात और है कि आपके बुक में शुरुआत में कुछ थियोरेटिकल बातें भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो थियोरेटिकल बातें आपको खुद से करना है। मैं देखता हूँ यहाँ पे दिया रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कि परपेचुअल सिस्टम एंड पीरियडिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। मैंने काफ़ी हद तक आपको सिखा दिया, समझा दिया है। पीरियडिक सिस्टम में COGS निकालना होता तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। ये सब पढ़ना बहुत ही आसान चीज़ है, सब चीज़, और मैंने अभी समझाया भी है आपको, ठीक है जी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में,
में क्या खास बात होती है कि हर रोज़ पता होता है आपको कि कितना गुड्स आपके पास आया और कितना गुड्स गया है। यस सर, दोनों का डिफरेंस अगर एग्जाम में आ जाए तो अब आप लिख सकते हैं। यस सर। अब आ जाओ कि मेथड्स क्या होता है। चाहे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो, स्टॉक को वैल्यू करने के कुछ मेथड्स होते हैं। मतलब उस मेथड के अंदर भी मेथड होते हैं। क्या क्या सर? देखो, सबसे पहला मेथड्स होता है आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। दूसरा क्या होता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फीफो, FIFO। नेक्स्ट सर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये सबको ढंग से पढ़ना क्योंकि ये आगे भी काम देगा आपको, आने वाले सेमेस्टर्स में भी काम देगा। और उसके बाद है वेटेड एवरेज मेथड। इतने सारे मेथड्स हैं। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम पहले क्या स्टार्ट करते हैं, फीफो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट में ना ज़्यादा एग्जाम में सवाल नहीं आता है। देखो ये समझाता हूँ क्या होता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट क्या होता है? हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक कॉस्ट है। जनरली ये मेथड तभी लगाई जाती है जब बड़े बड़े बिजनेस में जहाँ बहुत हैवी गुड्स आता है और उसकी काफ़ी कॉस्ट होती है, एक एक गुड्स मान लो करोड़ों की है, लाखों की है, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे छोटे छोटे गुड्स में डील करता है, वो हैवी गुड्स में डील करता है। तो अब ये बात श्योर है कि उसके पास मान लो रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स 100 ही हो, उसके पास यूनिट्स उसके पास 100 ही हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जरा, भारतीय आर्मी ने क्या परचेज़ किया? अभी रफाल परचेज़ किया, आपने सुना होगा, रफेल परचेज़ किया। एक रफाल की कॉस्ट कितनी हो सकती है? 1000 करोड़ में है कि नहीं, बताओ जरा। तो हर रफेल की कॉस्ट अपनी अपनी है। तो जब सामान इतना कॉस्टली होता है तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट वही होगी, उसकी सेलिंग प्राइस से वही कंपैरिजन किया जाएगा। हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। मान गए जी? एग्जाम्पल ले लो। और मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं बिस्किट्स खरीदने के लिए, बिस्किट्स के ढेर सारे पैकेट होते हैं, उसकी कॉस्ट 10 रुपये 15 रुपये की होती है। अब एक दुकानदार ये नहीं पता लगाता है कि कौन सा बिस्किट्स का डब्बा कब परचेज़ किया गया है, उसके लिए आसान नहीं है। सारे बिस्किट्स वो मिक्सअप होते हैं, आपको कोई भी बिस्किट का डब्बा आपको पकड़ा देगा, क्योंकि छोटे गुड्स हैं, कम प्राइसेस है, तो वहाँ वो सब कुछ मिक्सअप होता है। वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ गुड्स काफ़ी हैवी होता है उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती है, और कम गुड्स होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है। इस पे सवाल आते नहीं है, सवाल आपके लीफो मेथड से फीफो मेथड से स्टार्ट होता है। आइए जी फीफो से स्टार्ट करते हैं। और जानते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है ना, वो AS2 है। ये कहीं पर आप शुरुआत में ही लिख लीजिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो बातें भी आप पढ़ते हैं ना, और जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सभी किसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आइए जी बच्चों, अब इस पर एक सवाल करते हैं फीफो मेथड पे। देखिए आपके सामने भी सवाल होगा, लीजिए सवाल। कितना आसान है सवाल, इसका बहुत ही आसान होता है। और मैं आपको करने के लिए दूंगा कुछ सवाल, सब आपको होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे अगर ज़्यादा क्लासेस लगवाएंगे तो और सब चैप्टर्स हम कैसे पढ़ाएंगे फिर बताइए। देखिए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक। और फिर क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? COGS। अप्लाइंग फीफो मेथड अंडर द परपेचुअल सिस्टम भी है, अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इन दोनों सिस्टम में करना है रेस्पेक्टिवली।
परपेचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम, दोनों सिस्टम से आपको पता करना है, ठीक है ना, कि आपका COGS कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। देखिए जी बच्चों, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 1000, कितने यूनिट्स उसकी, प्राइस 20 है, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद आपके पास परचेजेज है, सोल्ड एंड परचेज अनसोल्ड, ये सब दे रखा है, डेट भी लिख रखा है आपके सामने। फीफो का ये आपका फॉर्मेट है। देखो मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि करके दिखाने से आपको मिलना कुछ भी नहीं है। अगर मैं करके दिखाने से भागा होता ना, तो हायर परचेज किसने कराया, ब्रांच किसने कराया, डिसोल्यूशन किसने कराया, फाइनल अकाउंट किसने कराया। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, आप इसको अलग तरीके से मत लेना। मैं कह रहा हूँ कि मैं करने से नहीं भागता हूँ, लेकिन जो चीज़ इतना आसान है, जो फॉर्मेट बेस्ड है, उसमें क्या कर लूँगा, क्या सिखा दूंगा आपको। एब्सोल्युटली मेरे साथ आप कीजिए, अभी आप रजिस्टर खोलिए और मेरे साथ करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये फीफो मेथड है और ये परपेचुअल तरीके से बनाया गया है। सबसे पहला कॉलम किसका है, डेट का, फिर किसका कॉलम है, रिसिप्ट्स का, फिर किसका, इशू का। देखिए बच्चों, रिसिप्ट्स जिसको परचेज भी कह सकते हैं, इशू जिसको सेल्स भी कह सकते हैं, और ये बैलेंस है। आप चाहें तो 2 मिनट मुझे देख लीजिए, फिर आप मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप करना स्टार्ट कीजिए। मान गए, यस सर। जहां मेरे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ब खुद कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। देखिए जी, अब आप बताइए, सबसे पहले जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस है, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस को किस में दिखाओगे, रिसिप्ट में नहीं दिखा सकते। एक बार दिखा करके देखो मैं क्या करता हूँ फिर आपका। बिल्कुल नहीं दिखा सकते आप। क्यों सर, क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो रिसिप्ट में है, वो रिसिप्ट का मतलब होता है इस साल कौन कौन से गुड्स आपने रिसीव किया है, इस साल कौन कौन से गुड्स आपने परचेज किया है। जो गुड्स पहले से परचेज की हुई है, जो गुड्स आपके पास पहले से है, वो रिसिप्ट में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा बैलेंस में। ये बैलेंस में चला गया, देखो ना, ये बैलेंस में 1000 चला गया, उसकी प्राइस कितनी है, 20 है, 20 चला गया, 20,000। और याद रखना, ये सेलिंग प्राइस नहीं होती, ये कॉस्ट प्राइस होती है। याद रखना, ये सेलिंग प्राइस नहीं होती, कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस। अगर एग्जाम में कभी या क्वेश्चन कभी करते वक्त कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखा हो, तो कौन सी प्राइस लोगे आप, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे नहीं होती है, किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो 20,000 रुपीज़ यहाँ आ गया। अब बताइए आपने क्या किया, जनवरी 1 के बाद आपने फरवरी को परचेज किया है, फरवरी 10 को कितना परचेज किया है, 500 यूनिट। किस रेट से परचेज किया है, 25 से। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो आ जाओ भाई, परचेज करने का मतलब रिसिप्ट करना, आप रिसीव कर रहे हैं, तो 500 यूनिट यहाँ आ गए, 25 रेट हो गया, 12,500 ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो। और जब रिसिप्ट होता है तो बैलेंस में क्या होता है, एडिशंस होता है, बैलेंस में जाके प्लस करो। बैलेंस में देखो, एक यूनिट आपके पास 1000 की है और दूसरी यूनिट 500 की है। कहोगे सर दोनों को प्लस क्यों नहीं कर देते, प्लस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का रेट क्या क्या है, अलग अलग है। 1000 वाले का रेट क्या है, 20 है, और 500 वाले का रेट क्या है, 25। तो दोनों को कंबाइंड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग है। मान गए जी, यस सर। बस ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे देखो, ये लाइन ऐसी जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन इसलिए खींची हुई है कि ये दोनों गुड्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है, दोनों गुड्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है। मतलब आज की डेट में आपकी बैलेंस कितनी है, आपकी बैलेंस है 32,500। लेकिन गलती से भी इसको कंबाइंड करके मत दिखाना, क्योंकि आप कंबाइंड नहीं कर सकते, दोनों का रेट क्या अलग अलग है। यस सर। मार्च 13 आ गया और मार्च 13 को फिर से आपने गुड्स रिसीव किया। कितना गुड्स रिसीव किया सर, 400 यूनिट, और क्या प्राइस उसकी है, 22 है। सर आगे बढ़ते जाओ, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या करेंगे, अब ये कॉलम थोड़ी बड़ी हो गई है। कहोगे सर बार बार क्यों लिखते हैं, अरे लिखना पड़ेगा, हर डेट को अपनी बैलेंस होती है। मार्च 13 की क्या बैलेंस है, 1000 यूनिट 20 के रेट से, 500 यूनिट 25 के रेट से, 400 यूनिट 22 के रेट से।
ये मार्च 13 का बैलेंस है और ये मार्च 13 का बैलेंस। ये है आपको क्वांटिटी में और ये है आपको किस में, अमाउंट में, उसकी बैलेंस। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि सबको अलग अलग क्यों दिखाते हैं? वेट करो, अभी जस्ट देखने क्लियर होने वाला है कि अलग अलग क्यों दिखाते हैं। मार्च 20 को क्या हुआ? मार्च 20 को गुड्स आपने सेल किया, सेल कितना किया? 1200 यूनिट। क्या सेल के सामने उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है? नहीं दे रखी है, दी भी नहीं जा सकती है, दी होगी तो भी हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है? नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। पहले तो बताओ, जब सेल हुआ है तो रिसिप्ट है कि इशू है? सर जब सेल हुआ है ना, जब सेल हुआ है तो इशू है। कितना सेल किया? 1200। मेथड कौन सा है? फीफो। मेथड कौन सा है? फीफो। ओह, मेथड कौन सा है? फीफो। क्यों ना एक बार मेरी लेक्चर को सुन लो, उसके बाद खुद से करना स्टार्ट करना। फीफो मेथड का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब हम बुक में अपने कैलकुलेशन में ये दिखाएंगे, बुक्स में इस कैलकुलेशन में जो मैं चार्ट बना रहा हूँ परपेचुअल बेसिस पे, उसमें ये दिखाऊंगा कि जो गुड्स मेरे पास पहले आया है उसको मैं पहले क्या कर रहा हूँ? इशू कर रहा हूँ। तो बताओ मेरे पास पहले कौन सा गुड्स आया? पहले मेरे पास आया है 1000, तो मैं पहले 1000 को इशू करूँ ना? यस सर। और 1000 की रेट कितनी है? 1000 की रेट है 20। तो देखो ना, इशू में क्या किया? 1000 लिया, रेट क्या लिया उसका? 20 लिया, और कितना हो गया? 20,000। लेकिन 1000 से बात बन गई आपकी? बन गई बात? नहीं बनी सर, क्योंकि कितने यूनिट इशू करने थे आपको? 1200 यूनिट। 1000 हो चुका है, 200 हुआ क्या? नहीं, 200 और करो। लेकिन 200 आप फर्स्ट से नहीं कर पाओगे, 200 कहाँ से करोगे आप? सेकंड से। क्यों सर? सेकंड से क्यों करेंगे? फर्स्ट से क्यों नहीं कर दिए? करके दिखाओ। फर्स्ट आपके पास सिर्फ 1000 था, 100% 1000 आपने इशू कर दिया, फिर भी कुछ बचा नहीं, तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? रास्ता बचता है कि आप सेकंड गुड्स में पहले जाएं, क्योंकि फर्स्ट इन कौन हुआ था? 1000। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया तो अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड वाला गुड्स, और वो कितना है? 500 है। 500 में से कितना इशू कर देंगे हम? 200। और उसका रेट कितना है? 25 है। देखो 25 रेट ले लिया। अब इन दोनों को एक साथ दिखाओ, इन दोनों को एक साथ दिखाओ। क्यों सर एक साथ क्यों? क्योंकि 1000 की रेट है 20, 200 की रेट है 25, और ये दोनों एक ही डेट को इशू हुआ है। कौन सी डेट को? मार्च 20 को इशू हुआ है। अगर इन दोनों गुड्स का सेलिंग प्राइस दे रखा होता तो उसको इग्नोर करते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए सेलिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं है। किसका मतलब है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है। आप बताओ कि फीफो मेथड ने आपको क्या हेल्प किया? फीफो मेथड ने आपको ये हेल्प किया, इसकी कॉस्टिंग करने में हेल्प किया कि 1000 की प्राइस 20 होगी और 200 की प्राइस क्या होगी? 25 होगी। दोनों मिला कितना हो गया? 20,000 एंड 5,000, ये कितना हो गया? 25,000। अब देखो, अब जब बैलेंस लिखने की बात आएगी तो बैलेंस में ये 1000 तो खत्म हो चुका है, 1000 तो आपके पास अब है नहीं, यहाँ पे छोड़ दोगे। और 500 में से, इस 500 की बात कर रहा हूँ, 500 में से 200 आपने इशू कर दिया। देखना मेरा पेन चल रहा होगा। 500 में से क्या किया आपने? 200 इशू कर दिया। मैं फिर से हटा के दिखाता हूँ। 500 में से आपने क्या किया? 200 इशू कर दिया। तो कितना बच गया सर? 300 बच गया। ये 300 यहाँ आ गया, और उसकी रेट क्या होगी सर? उसकी रेट होगी 25। 300 की रेट होगी 25, और जो 400 था उसकी रेट क्या होगी? 22। लेकिन लिखने का सीक्वेंस मत चेंज कर देना। 300 वाले को नीचे और 400 वाले को ऊपर मत कर देना। सीक्वेंस वहीं रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस रखना है। जो पहले आया उसको पहले लिखना है। तो 300 वाले को पहले लिख दिया, 400 वाले को बाद में लिख दिया। आज के डेट में आपके पास बैलेंस ये पड़ा हुआ है। बैलेंस निकालना बेहद ही आसान है। जो गुड्स चला गया है उसको माइनस कर दो, बैलेंस अपने आप निकल जाएगा। यस सर, यहाँ तक की बातें तो हो गई है। अप्रैल 6 में क्या होगा? फिर से इशू हुआ है। अप्रैल 6 में देखो ना, फिर से इशू हुआ। कितना यूनिट? 500 यूनिट। लेकिन 500 यूनिट किसको इशू करोगे सर? सबसे पहले तो 300 वाला इशू कर देंगे। कौन सा वाला? 300 वाला, क्योंकि 300 वाला फर्स्ट है।
उसके बाद 300 से बात नहीं बनेगी, तो 400 के बंडल में से 200 यूनिट निकाल लेंगे और उसको 22 के रेट से इशू कर देंगे। पहले तो 300 वाला करेंगे, क्योंकि जब तक 300 वाला इशू नहीं होगा लास्ट वाले गुड्स पे हाथ नहीं लगाएंगे। जब 300 वाला पूरा पूरा यूज़ हो चुका है तो फिर हम 400 से इशू करेंगे, और कितना इशू करेंगे, 200 यूनिट। कितने बच जाएंगे, फिर वो बच जाएंगे 200 यहाँ पे, क्योंकि 300 तो ख़त्म ही हो गया, 400 में से 200 चला गया, कितने बच गए, 200 बच गए। उसका रेट कितना है, 22, और ये आपका बैलेंस बच गया। ये बैलेंस कब की है, मार्च 6 की है। मई 12 को गुड्स आपके पास आया है, जब आता है तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस, लेकिन ये गुड्स अब हो जाएगा नीचे, और जो बैलेंस थी वो क्या हो जाएगा, ऊपर। 200 22 के रेट से, 400 25 के रेट से, 25 के रेट से, और ये हो गई आपकी बैलेंस कौन से डेट को, मार्च 12 को। जून 30 में क्या किया आपने, सेल किया, कितना सेल किया, 500 यूनिट। पहले किसको सेल कर दोगे, 200 यूनिट को, फिर यहाँ से सेल कर दोगे 300 यूनिट, बच क्या जाएगा, 100 यूनिट। 100 यूनिट कौन सा बचा सर, लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला लेफ्ट ओवर बचा है, कितना रेट से, 25 के रेट से। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 2500। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप निकाल सकते थे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बताओ जी बच्चों, कितना आसान था ये। यस सर। और मैंने क्या कहा था, परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक भी आप निकाल सकते हैं, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप COGS भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर, इन सब को प्लस कर दो। 25,000, 5,000, 7,500, 4,400, 4,400, 7,500, 7,500, इन सब को प्लस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा COGS। और अगर आप इनको प्लस कर दो, किनको, ये जितने भी सामान आपके पास आए हैं, ये अमाउंट वाला, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परचेजेस, परचेजेज आ जाएगा। देखो इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कितना आसान है, परचेज भी बड़े मज़े से निकलता है, COGS भी बड़े आराम से निकल गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी बड़े आराम से निकल गया। मान गए जी, यस सर मान गए। तो देखो अब इस सवाल ने क्या किया है, अगले पेज पे आपको आंसर लिख के दिया है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 100 × 25, 2500 आ गया, जो वहाँ आपने निकाला यहाँ लिख दिया है। और COGS कैसे निकाला उसने, सारे सेल्स को प्लस किया, लेकिन सेल वैल्यू नहीं, कौन सी वैल्यू, कॉस्ट प्राइस उसकी, और क्या आ गया आपको, COGS की वैल्यू आ गई। यस सर। लेकिन इस सवाल ने क्या कहा था आपको, इस सवाल ने कहा था कि आप परपेचुअल सिस्टम से भी करो और पीरियोडिक सिस्टम से भी करके दिखाओ। परपेचुअल मैंने कर दिया है, और पीरियोडिक मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका। देखिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है। मैंने कहा था कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करता है। याद है, झूठ नहीं बोल सकते हैं, कसम है आपको, देखो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, क्या क्या, देखो मैं कसम ज़्यादा देता हूँ, लेकिन कसम आप मत समझना कि मैं आपके अपने घर वालों की कसम नहीं देता हूँ, मैं बाहर वालों की कसम देता हूँ, आप चिंता मत करना। स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देखो पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप क्या, COGS। और मैंने कहा था कि पीरियोडिक सिस्टम में COGS निकालना क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, और ये क्या करता है पीरियोडिक सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, ये ना इतना टाइम नहीं लगाता है, ये साल के आखिरी में क्या करता है, सारे अमाउंट को पहले प्लस कर लेता है, जितने भी आपके पास आए हैं स्टॉक टेकिंग्स करता है, और उसमें से क्या करेगा, वो माइनस कर देगा जितने चले गए, और फिर बाद में क्या निकाल देगा, क्लोजिंग स्टॉक निकाल देगा। ठीक है जी बच्चों। तो देखो क्या कहेगा, वो कहेगा, देखना, वो कहेगा भाई साहब मुझे ये बताओ कि पूरे साल में कितने गुड्स आपने यूनिट्स में परचेज किए हैं, बताओ, यूनिट्स प्लस करो। स्टॉक टेकिंग मतलब यूनिट्स को लेना होता है, बताओ कितने यूनिट्स परचेज किए हो। सबसे पहले तो आपके पास ओपनिंग यूनिट्स था कितना, 1000,
फिर कितना यूनिट्स आया 500। सर यूनिट्स में क्यों बात कर रहे हो? स्टॉक टेकिंग का मतलब ही होता है यूनिट्स में बात करना। 1000 प्लस 500 प्लस 400, फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर 400। ये यूनिट्स आपके पास आया है, कितना हो गया 15 4 19 2300, 2300 यूनिट्स ये टोटल आपके पास है। और इशू कितना हुआ देखो, इशू बताओ सर कितना हुआ? जब स्टॉक टेकिंग्स करेंगे तो इशू पता होगा आपको। आपने कितने यूनिट्स इशू किए हैं 1000, फिर क्या इशू किया आपने 200, फिर क्या 300, फिर कितना 200, फिर कितना 500, 1200 500 और 500 कितने हो गए 2200। 2200 यूनिट्स आपने क्या कर दिए, इशू कर दिए। तो बताइए बैलेंस कितना बच गया? स्टॉक टेकिंग में आपके पास बैलेंस बच गया 100 यूनिट्स। पीरियडिक सिस्टम में क्या होता है कि पूरे साल में अगर एक साल की बात करो तो, और इन्होंने जितने पीरियड की बात करी है, इसने जनवरी से लेकर जून तक की बात करी है, तो जनवरी से जून तक में जितने यूनिट्स आए सबको प्लस, जितने यूनिट्स गए सब माइनस, और कितने यूनिट्स बच गए 100। अब आती है इसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 यूनिट को उसकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस किस मेथड से डिसाइड होगा? कॉस्ट प्राइस डिसाइड होगा फीफो मेथड से। सर पीरियडिक में भी फीफो होता है? यस होता है, बस पीरियडिक में फीफो बनाने का तरीका अलग होता है। परपेचुअल में क्या होता है बता दिया। पीरियडिक वाला कहता है ऐसा मत करो, मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता, मैं इतनी चार्ट नहीं बना सकता, ये परपेचुअल का काम है, बनाने दो उसको। ये चार्ट बनाना किसका काम है? परपेचुअल का। पीरियडिक कहता है कि मैं इतना चार्ट नहीं बनाऊंगा, मैंने तो बस दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? अगर फीफो मेथड है तो फीफो का मतलब वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो यूनिट्स मेरे पास बचा हुआ है, जो 100 यूनिट्स मेरे पास बचा हुआ है, मैं ये मान कर चल रहा हूं कि ये यूनिट सबसे लास्ट में आया होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये हुआ कि जो पहले आया था वो तो चला गया, तो जो बचा हुआ है कौन सा बचा हुआ है? सबसे लास्ट का बचा हुआ है। फिर से बोलो, जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसका मतलब जो बचा हुआ है वो कौन सी बंडल का होगा? जो सबसे आखिरी में गुड्स परचेज की गई होगी उस बंडल का होगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो ये चार्ट बना के देखता है, वो कुछ मानता नहीं है। लेकिन पीरियडिक कहता है कि मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस मैं इतना जानता हूं कि जो यूनिट्स मेरे पास बचे हुए हैं वो सबसे आखिरी में जो परचेज हुआ है उससे बचे हुए हैं। क्यों सर? क्योंकि मेथड कौन सा है? फीफो। फर्स्ट वाला तो चला गया, उसके बाद वाला भी चला गया, तो बचा हुआ कौन सा है? सबसे आखिरी वाला। ठीक है जी। तो एक सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, मैं लिखाता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि इन केस ऑफ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड फीफो मेथड, वट एवर गुड्स इज लेफ्ट दैट विल बी सपोज टू बी द पार्ट ऑफ द गुड्स लास्ट परचेज्ड। लास्ट परचेज का पार्ट होगा। तो लास्ट परचेज क्या था बताइए? सबसे आखिरी में परचेज किया आपने मई 12 को, सबसे आखिरी में परचेज किया आपने मई 12 को। और मई 12 में क्या रेट था? मई 12 में रेट था 25। तो ये 25 रेट ही आप रखेंगे, 100 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2500 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। किस सिस्टम में? किस सिस्टम में आ जाएगा? पीरियोडिक सिस्टम में। लेकिन एक बात है, पीरियोडिक सिस्टम में आपने एक स्टेप तो निकाल लिया, इसका दूसरा स्टेप क्या? COGS निकालना। और COGS निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग स्टॉक आपके पास पता है, प्लस परचेजेस आपके पास पता है, अब माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ये तो निकाल दिया मैंने अभी आपको। ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 20,000 की है। परचेजेस कितनी है? सबको प्लस कर दो, 12,500 प्लस 10,000, 22,500 प्लस 8,000, 30,000, 31,300, 31,300 परचेज प्लस कर दिए। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 25 माइनस कर दी। तो इससे क्या आ जाएगा आपको? आपको आ जाएगा COGS की वैल्यू। COGS की वैल्यू कितनी आई? 48,800। और पीरियोडिक सिस्टम में भी, पीरियोडिक में तो ये आ गया, परपेचुअल में भी क्या आया था? परपेचुअल में भी प्लस करते ना, तो ये कितना आया था? इनको प्लस करो, यहाँ पे ये 48,800 आएगा। सर दोनों सिस्टम में तो सेम वैल्यू आ रहा है,
चांस की बात है, दोनों सिस्टम में सेम वैल्यू आ सकता है, लेकिन दोनों सिस्टम को परसीव करने का तरीका अलग है, दोनों सिस्टम को कैरी करने का तरीका अलग है। इस सिस्टम में आपने ये चार्ट बनाया है और हर रोज़ की मूवमेंट दिखाई है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में आपने चार्ट नहीं बनाया, बस दिमाग लगाया है, लास्ट में सिर्फ स्टॉक टेकिंग किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में जब मिलते हैं तो लीफो भी बात करेंगे, लेकिन लीफो उससे पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जस्ट इसका उल्टा करना है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था ना, तो लीफो में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप ट्राई कीजिए, आपसे बनता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो और भी अच्छी बात है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।